सो होप आई एम ऑडिबल। लेट्स क्विकली बिगिन द क्लास। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बस बता दो कि हाँ मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बराबर, ठीक है। सो जल्दी से शुरुआत करेंगे। हमें आज की क्लास में करने हैं 17 सवाल जो परसेंटेज के बाकी रह गए थे, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा क्लास बुलाना पड़ गया है सो दैट वी मीट आवर टारगेट। सो लेट अस क्विकली बिगिन। ओके, आ रही है आवाज़ सभी को? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है। यस, हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बता दो मेरी आवाज़ मिल रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो इधर से शुरू कर दी है स्ट्रीमिंग। तुम लोग बताओगे तब हम जान पाएंगे। कोई एक बालक या बालिका ये बता दे कि आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं। प्लीज़, वरना टीम से पूछना पड़ेगा फ़ोन करके। 1 मिनट लग नहीं रहा, आवाज़ जा रही है। हेलो हेलो, हेलो, एक एम आई ऑडिबल? मैं बहुत देर से मैं स्ट्रीमिंग ऑन करके बैठा हूँ, अब आपको मिला है। ओके, चैट में क्या गैप है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो चैट में लिख के दिखाओ, मुझे पता चलेगा कितना गैप है, ठीक है। सारे लोग 100 लिखें चैट में, राइट 100 इन द चैट। आई नीड टू सी हाउ मच गैप इज देयर बिटवीन दैट। राइट 100 इन चैट प्लीज। 100 चैट में लिखिए, 100 लिखिए चैट में। टाइप 100 इन चैट। ओके, टाइप 100 इन चैट। ओके, गैप अच्छा खासा है। सो चैट थोड़ा स्लो है, एज आई कैन सी रफली डिले है। एनीवे लेट अस बिगिन। आई विल मैनेज। मुझे समझ में आ गया कि चैट थोड़ा सा लेट चल रहा है, कंपैरेटिवली रियल टाइम नहीं है, बट हो जाएगा, समझ में आ गया है। चलो, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जो भी सवाल बाकी थे उनको करने की कोशिश करेंगे, है ना। और लेट अस सी, हमारे पास 43 सवाल शायद हो गए थे। 44th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमें करना है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ये सवाल हो गया था, ये सवाल हमें करना था। पढ़ो सवाल। कह रहा है कि जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 10% बढ़ते हैं पहले घंटे में, फिर 10% कम होता है अगले घंटे में, फिर कांस्टेंट रहेगा अगले घंटे में, और फिर 5% से इंक्रीज करेगा इन नेक्स्ट 2 आवर्स। पर आवर 5% से इंक्रीज करेगा। ओके, ये आपको डेटा दिया हुआ है।
इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ओरिजिनल काउंट आपको रेड ब्लड सेल्स का दिया हुआ है कितना, 40,000। आपको बताना है कि अप्रॉक्सीमेट काउंट क्या होगा 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद अप्रॉक्सीमेट काउंट क्या होगा। जरा इसको सॉल्व करो। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये अरिथमेटिक की क्लास है, यानी सुबह वाली क्लास शाम को आई है, ठीक है। तो पहले अभी पढ़ लो प्लीज, उसके बाद बाकी जो अलजेब्रा वाली कहानी थी वो हम बात करेंगे कल, आज नहीं, ठीक है। जल्दी से ये पहले खत्म कर लो, पीछे चल रहे हैं हम लोग। सो मैं आपको ध्यान दे रहा हूं कि 10% पर आवर के हिसाब से पहले 2 घंटे, तो आप कह सकते हो कि पहले घंटे में 10 से 11 होगा, अगले घंटे में भी 10 से 11 होगा, फिर बोला है कि 10% कम होगा तो तीसरे घंटे में 10 से 9 होगा, चौथे घंटे में कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, पांचवें और छठवें घंटे में 5% बढ़ रहा है तो 20 से 21, और ये भी क्या होगा आपका 20 से 21। तो ये कुल मिला के आपका सिनारियो यहां पर बनने वाला है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप खुद देखोगे कि ये वैल्यू मेरी सीधे सीधे हो गई 1000 और ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी 400। तो इफ आई वांट टू राइट तो ये वैल्यू हो गई आपकी 400,000। अब मेरे को यहां पर क्या करना है, यही प्रोडक्ट यहां निकाल लेना है। ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 40,000 दिया हुआ है कि शुरुआत में ये सैंपल का जो साइज है वो 40,000 है। तो मुझे करना कुछ नहीं, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 10 से डिवाइड करके और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब सवाल ये कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, पूरी मेहनत आपको वहीं करनी है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये 11 इंटू 99 बन जाएगा और 99 को हम बोलते हैं 100 माइनस 1, और ये 21 इंटू 21 आपका 441 हो गया। तो हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 100 माइनस 1 एज्यूम कर लें तो 441 और इसके आगे क्या है 00 बनेगा, माइनस एक बार जाओगे तो 441 और माइनस करोगे। इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको पता है पहले 100 जाएगा और 100 जाने के बाद आपका क्या होने वाला है, दैट यू कैन क्लियरली सी। आप एक बार कहोगे कि मैं 1000 इससे बाहर निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 3100, और उस 1000 में आपको 441 जो है माइनस करना है। बेसिकली 1100 में 441 आपको माइनस करना है। तो ये जो वैल्यू आपकी आने वाली है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू आने वाली है मेरी 659, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है लगभग, यानी 10% गेन करना है। तो या तो आप परसेंटेज के टर्म में सोच लो, बट दो वैल्यूज आपकी 48 में है तो इतना आसानी से आपको उत्तर नहीं मिलेगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये बनेगा 436590, 10 गुना और फिर 1 गुना करोगे तो बनेगा आपका 43659। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जा रहे हैं जोड़ने, और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि रफली हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है। आप इन वैल्यू को जोड़ोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 49 मिलेगा, और एक आपका कैरी होगा, यहां 2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। और इसके बाद ये आपका 0 बना देगा और ये वैल्यू आपकी 48 बना देगी। तो आप देख रहे हो 480249 आ रहा है। अब अगर मैं इस रेशियो को ध्यान से देखूं और इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 40,000 बनेगा, और यहां पर जो वैल्यू आपकी है ये 48,024.9 बना, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, ए ऑप्शन है 48765। तो ये अच्छा सवाल है बिकॉज इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन इस सवाल में है, इसलिए ये सवाल काफी शानदार प्रश्न है। बट अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ठीक से आता है तो आप कर लोगे इसको, ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस सवाल में आपको नहीं आएगा कि आपको कोई बहुत ज्यादा भयंकर तकलीफ होने वाली है इस सवाल में, ऐसा नहीं है। तो रेशियो मेथड इसमें मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि आपको फिर क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है, और आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ए आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। 25 यहां पर लिखा हुआ है, 48,025 यहां लिखा हुआ है, थोड़ा छुपा हुआ है ऑप्शन, ओके, छुपा हुआ है ऑप्शन, और हो गया। अब आप कहोगे इसका अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकता है। देखो अल्टरनेट अप्रोच बहुत सारे पॉसिबल है, बट सवाल ये कन्वीनियंट अप्रोच क्या है मेरे लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव और मिले। आपको पता है कि आपको 40,000 से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 40,000। अब अगर मुझे 40,000 से स्टार्ट करना है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो डेटा है वो ये परसेंटेज के टर्म में कुछ इस प्रकार से है। सोचना जरूरी है कि हम अलग अलग चीजें सोचते रहें, सो दैट हमें मालूम चले कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते थे इस दिए गए केस में। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आप रफली इस क्वेश्चन को करना चाहो तो आपको ये मालूम है कि ये वैल्यू आपकी लगभग 10.25% होती है। आप कहोगे यस, ये तो पता है, रफली ये होता है, हाँ जी क्लियर। ये आपकी वैल्यू क्या होती है, रफली 10.25% होता है, यस। अब मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे ये प्रश्न करना है
इस प्रकार से। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन का यूज करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको इसलिए आ सकती है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो है इनमें 700 के आसपास का गैप है। अब अगर 700 के आसपास के गैप है तो प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग कह रहे हैं 11 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल, ऐसी मूर्खता अगर आप करोगे तो कांड ही करके आओगे एग्जाम में। अभी ये कैलकुलेशन देखने के बाद आपको मालूम है कि उत्तर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटेड है, और तब भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मल्टीपल की बात कर रहे हो। मैं बार बार यही समझाता हूं कि अपने साथ ये धोखा मत करना। ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने करके आपको दिखाई है, अप्रॉक्सीमेटेड आंसर पे तुम मल्टीपल कैसे चेक करोगे? तो ये धोखा आपको एग्जाम में कई बार मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा। इस धोखे से आपको बच के रहना है। एनीवे, कमिंग टू दिस नाउ, अब इस प्रश्न में अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना होगा ये मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों वैल्यूज का नेट लगभग -1% होता है। लगभग क्या, एग्जैक्ट -1% होता है, ये आपको मालूम है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सो दैट आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन का मैं आइडिया दे पाऊं। आपको मालूम है कि आपके पास एक वैल्यू है +10%, एक वैल्यू आपके पास है +10.25%, और एक वैल्यू आपके पास है वो है -1%। ये तीन वैल्यूज का आपको नेट कैलकुलेट करना है। इसका जो नेट है आपको मालूम है कि 21% होता अगर 10 और 10 होता। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना मान लेता हूं, लगभग इतना होगा, ठीक है। तो अगर आप रफली देखो कि ये जो वैल्यूज मेरे सामने हैं, इसका अगर हमें नेट निकालना है तो हमें कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ना पड़ सकता है। अब अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करो रफली, तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये पास वैल्यू मेरे पास, मान लिया जो वैल्यू आपके सामने दी है, ये वैल्यू आपके सामने जो दी है, मान लेते हैं 400 से शुरू करते, तो 400 का 21% क्या होता? 21% आपका 84 हो जाता, और 1% 4 होगा, 0.25 होगा 1, तो 85 जुड़ता तो ये 485 आता। और इस वैल्यू को अगर आप लगभग 1% से कम करते तो इसका 1% क्या होगा? 4.85 होगा कि नहीं होगा? एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू यहां से लगभग, तो आप देखो आपका आंसर जो आ रहा है वो 480 में कुछ आ रहा है, 480 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन से भी आप देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो 48,000 के काफी करीब है, यानी मेरा आंसर क्या ऐसी है। बट अप्रॉक्सीमेशन में आपको यह बता देता हूं कि अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको थोड़ा एफर्टलेस प्रैक्टिस की नीड है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब ये सब चीजें डायरेक्ट देखोगे, और ये मल्टीप्लीकेशन से लाख गुना बेटर है। हमने क्या किया समझ में आया? 10 -1 हुआ, इन दोनों का नेट लगभग हमने कहा 21.25 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि देखो 700 का जो अंतर है इन दोनों ऑप्शन में, लगभग 700 का अंतर कितने परसेंट के बराबर है? 40,000 का कितना परसेंट 700 होगा? आप कहोगे 2% के आसपास। तो अगर आप क्वेश्चन में 2% का अंतर क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और हमने जब यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ इसको 0.25% लिखा है, तो कोई ज्यादा अंतर आप क्रिएट नहीं करो। तो इसमें थोड़ा सा विचार करिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। आप रेशियो मेथड यूज करो, लेकिन समझ में आए तो ये बहुत पावरफुल अप्रोचेस हैं अप्रॉक्सीमेशन की, जो आपके एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएंगे। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, चलो ये सवाल देखो। ये अगर आपसे कि एक परीक्षा हो, इसमें 4 विषय हैं, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग है, आपका जीएस है। मार्क्स दिए 180, 150, 120, 175। एक छात्र है, उसको इतने इतने अंक मिले हैं, उसके कुल प्रतिशत अंक कितने? ये तो यार हाई स्कूल में सवाल ऐसे किए होंगे, आपने किए कि नहीं किए? बहुत सारे सवाल आपने 10th क्लास में किए होंगे, है ना। 65, 67, इसका नेट आपको निकालने की जरूरत है। देखो पहले तो जो अधिकतम अंक है वो क्या है? 180, 150, 120 और 75। और जो परसेंटेज वैल्यूज है मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 67%, 70%, 67%, ठीक है। 4 वैल्यू है ना, 65, 67, अच्छा यहाँ 65 है, 65, 67, 70, 67, ये वैल्यूज हैं आपकी। अब इसका मुझे एवरेज निकाल लेना है यार। एवरेज कैसे निकलेगा? आप कहोगे पहले तो ये बेस देख लेते हैं, 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 15 × 150 और 15 × 12, ठीक। ये आपका हो गया बेस। अब मुझे क्या करना है? मुझे एवरेज निकालना है इनका। मैं किसी को एवरेज मान लूंगा, 2 बार 67 दिख रहा है, 67 को एवरेज मान लो। अब नेट डिविजन देखते हैं। 67 के रेस्पेक्ट में 65 क्या है? -2 है, सो -2 × 12 कितना हो गया आपका? -24 हो गया नेट टोटल। और यहां पर ये जो वैल्यू है ये आपको दे रही है +3, और +3 × 8 कितना हो गया? +3 × 8 भी 24 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। यानी 67 के रेस्पेक्ट में ओवरऑल नेट डिविएशन 0 है, तो आपका 67 ही एवरेज है। 67% आपका उत्तर आ गया। क्लियर और नॉट? होप यू ऑल गेटिंग इट। बेस सेम कैसे करें? कहां बेस सेम करना है आपको? बेस सेम करने की क्या जरूरत है आपको?
आपको अलग अलग परसेंटेज अलग अलग बेस पर दिए गए हैं। अब टोटल मार्क्स बटे टोटल निकालना है, टोटल कितने नंबर मिले और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ऐसे ही तो निकालते थे ना औसत। आप कैसे निकालते हो आप? ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम कहेंगे भैया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बटे मैक्सिमम मार्क्स। तो एक तरीका तो है कि आप सबका निकाल के जोड़ के रेशियो निकालो, या फिर आप एवरेज यूज करो। हमने कहा इस रेशियो में इन परसेंटेजेस को मिक्स करना है, तो हमने 67 को क्या किया, यूज किया और हमने उत्तर निकाल दिया। अब देखो, जब भी कभी सवाल एवरेज पे बेस्ड होगा तो हमेशा ऑप्शंस को देखना चाहिए। आपको मैं एक चीज समझा चुका हूं कि जब भी किसी चीज का औसत निकालना होता है तो वो औसत या एवरेज जो भी होता है वो यहां पर किसके बीच में आएगा? 65% लोवेस्ट वैल्यू है और 70% हाईएस्ट वैल्यू है, तो इन्हीं के बीच में मेरा औसत आने वाला है, ये मुझे मालूम है। बीच में कहीं भी हो सकता है। अब देखो, इस प्रोसेस में 70 इसके बराबर है, 70 65 के बीच में आंसर होगा, बराबर नहीं हो सकता है 70 के। 80 ज्यादा है, हो ही नहीं सकता, 53 65 से कम है, हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन संभव है, वो है ए। तो अगर इस तरह का प्रश्न आएगा और आप सीधा ऑप्शन से यूज करके कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से सवाल को करना है। देखो भैया, ऐसा ही ये सवाल आपका एवरेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज बस खाली साइन यहां लगा हुआ है, इसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास रेशियो है 12, 10, 8 और 5 के रेशियो में, और ये उनके रेस्पेक्टिव एवरेज वैल्यूज दी हैं 65, 67, 70 और 67, और आपको निकालना है ओवरऑल एवरेज। लेट्स से यहां जो ओवरऑल एवरेज होगा वही ओवरऑल परसेंटेज होगा। तो ये सवाल क्या करना है, इसमें आपने 67 को नेट एवरेज मान लिया और डेविएशन देखा ना, -2, यहां आपका मिला +3, ये दोनों 0 0 डेविएशन दे रहे हैं। तो 8 × 3 प्लस में 24, 12 × -2 माइनस में 24, आंसर कितना हो गया? 67। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखो। एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% उम्मीदवार दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 240 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? बहुत आसान सवाल है। ओके, बहुत ही आसान सवाल है, करो जल्दी से। देखिए, पहली बात तो जो भी क्लास के सपोर्ट रिलेटेड इशू है मृदुल जी, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करते हो तो क्लास की रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है, जिसको इतने सारे बच्चे देखते हैं। थोड़ा समझदार बनिए प्लीज। ऑफिशियली 21 साल के हो गए हो आप, उससे ऊपर। मैं इग्नोर नहीं करना चाहता हूं क्वेश्चन को। क्लास के बाद आप ये सवाल पूछ सकते हो, यार ये पेड क्लास है, यूट्यूब क्लास थोड़ा ना है। जिम्मेदारी से काम करो। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप बीच में बार बार लिखते रहोगे, मतलब क्या कर रहे हो आप? डिस्टर्ब कर रहे हो और क्या कर रहे हो? क्लास के बाद मैं जानता हूं आपके अंदर समस्या है, लेकिन क्लास के बीच में वो समस्या नहीं सॉल्व कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूं। उसके लिए क्लास के बाद में अगर आप मुझे बताओगे तो मैं बताऊंगा क्या करना है उसका। ठीक है, संडे आज टीम भी छुट्टी पर है, वो भी चैट पे मौजूद नहीं है यहां पर। पढ़िए, जब यहां आओ तो 1 घंटा मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद ये सपोर्ट रिलेटेड इशू, पीडीएफ डाउनलोड, नोट्स कहां मिलेगा, वो तो बात की बातें करेंगे ना उसके बारे में। ठीक है, मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाऊं पहले इस 1 घंटा 1.5 घंटा, वरना ना तुम्हारा फायदा है ना मेरा फायदा है। ठीक है, देखो ध्यान से, 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% उम्मीदवार दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 240 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होने वाली? देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं पास लोगों को प्लॉट करूंगा तो 75% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं, 60% लोग क्या है मैथ में पास हुए हैं, 25% उम्मीदवार दोनों ही विषयों में फेल हुए हैं। अच्छा, एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं 25% छात्र दोनों विषय में फेल हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं फेल इन बोथ, दोनों में फेल हो गए, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 75% जो स्टूडेंट हैं, 75% जो स्टूडेंट हैं वो कम से कम एक विषय में पास हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। यस, 25% दोनों में फेल हो गए, यानी बाकी 75% दोनों में फेल नहीं है, यानी वो पूरी तरह से फेल नहीं है, कम से कम एक में पास है। तो इस वेन डायग्राम का टोटल 75% ही आ सकता है। यह है पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट।
अब अगर अंग्रेजी में 75% है और यहां 60% है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछने की यही कोशिश कर रहा हूं कि ये वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे टोटल अगर यहां से करोगे तुम 75 और 60 135 आएगा, लेकिन टोटल 75 ही लाना है, तो ये जो कॉमन रीजन होगा ये खुद 60% के बराबर होगा। ठीक है, अगर कॉमन रीजन 60% के बराबर है तो ये 60% 240 के बराबर है, और अगर ये 60% 240 के बराबर है तो ये 100% किसके बराबर है, ये 400 के बराबर है, और 100% अगर 400 के बराबर है तो उत्तर क्या है, डी। ओके, क्लियर और नॉट? दिस वैल्यू इज 400, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में गणित में 45% छात्र फेल हो गए, 35% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं, 16 जो छात्र हैं वो दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो कुल छात्रों का, जो कि कुल छात्रों का 10% है, यानी 10% ऑफ टोटल 16 दिया हुआ है आपको। आपसे पूछा गया है कि गणित में जो पास हुए हैं, जो गणित में पास हुए हैं वो कितने हैं। गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। हाउ मेनी पास्ड इन मैथ्स। कैसे करोगे आप इस सवाल को? ठीक, तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण लोग हैं वो 10% लोग हैं। ठीक, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर मैं पास का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो इसका जो टोटल आएगा वो 90% आने वाला है, क्योंकि 90% लोग कम से कम एक विषय में पास हुए हैं। गणित में अगर 45% फेल हुए हैं तो 55% पास हुए हैं। ये मैथ है आपका, यहां 55% पास हुए हैं केवल मैथ में, मतलब मैथ्स में मिला के कुल। और इंग्लिश में आपका कितना आएगा, 65% आएगा, क्योंकि 35% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो 65 पास हुए हैं। अब इसका नेट निकालते हैं, ये बीच वाला एरिया निकालते हैं। इसका सम करोगे आप तो आपको मिलेगा 120%, लेकिन आपको चाहिए टोटल 90%। इसका मतलब यही है कि ये कॉमन रीजन 30% है, तभी ये दो बार काउंट होकर आपको वैल्यू 120% दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत है? 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए गणित में तो 55 पास हुए, राइट। 35% छात्र अगर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं तो 65% पास हुए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे जो कुल छात्रों का 10% है, तो क्या ये टोटल 90 होगा, और क्या ये टोटल 90 होगा तो ये 30% होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये 55% है और ये 30% है, तो केवल गणित में पास होने वाले लोग कितने हैं, 25% है। तो आप कहोगे 25% हमें निकालना है टोटल का। आपको पता है 10% कितना है, 16 के बराबर है, तो ये 16 का 2.5 गुना हो जाएगा, और 16 का 2.5 गुना जो होता है वो 40 के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो गया बी, 40। कॉमन 60% कैसे? मैं फेल वाले से भी कराऊंगा, परेशान मत होइए। देखो ये 30% कैसे आया, या तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, 55 + 65 - x, जो ये कॉमन एरिया होता है, ये बराबर होता है 90। यहां से x की वैल्यू निकालो तो 120 - 90 कितना हो गया, 30। होता है ना NA + NB - NA इंटरसेक्शन B बराबर NA यूनियन B। बट मैं इसको कैसे देखता हूं, देखो इन दोनों में ये रीजन क्या है, कॉमन है। तुम इसको और इसको जब जोड़ोगे तो ये वाला रीजन 2 बार जुड़ेगा। टोटल अगर 90 आना है, लेकिन टोटल अगर 120 आ रहा है, तो ये 30 ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रीजन 2 बार काउंट होता है। तो जितना एक्स्ट्रा आता है टोटल से, वही ये कॉमन वाला रीजन होता है, वही ये कॉमन वाला रीजन होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को। अगर हम फेल के डेटा से ही करना चाहते तो हम क्या कहते हैं, जरा बताओ। आप कहते हैं ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये वैल्यू मेरी 45 है कि नहीं है, ये वैल्यू मेरी 35 है कि नहीं है, यस। और आपको ये वैल्यू ऑलरेडी दिया है कि ये 10% है, तो इसका टोटल कितना होगा, जरा बताओ इसका टोटल कितना होगा। ऑलराइट, तो आप कहोगे इसका टोटल हम लगा सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, कि टोटल एटलीस्ट एक विषय में फेल होने वाले लोग कितने हैं। या फिर आप ये निकाल सकते हो कि केवल गणित में कितने % फेल हुए हैं। ऑलराइट, तो वहां से भी हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 10% की वैल्यू मालूम है, तो हमें इस वेन डायग्राम का टोटल मालूम है। बट मैंने ये वेन डायग्राम आपका इसलिए बनाया क्योंकि जब पास पास बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन कम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पास ही निकालना है ना, वरना आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमेशा वेन डायग्राम के सवाल जो होते हैं वो दोनों तरह के वेन डायग्राम बना के आप सॉल्व कर सकते हो।
चूज व्हाट इज मोर सुटेबल टू यू, चूज व्हाट इज मोर सुटेबल टू यू, सो दैट आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहां से आप कहोगे कैसे निकलेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो आप जब इसको यूज करोगे तो इसका जो टोटल निकल के आएगा, जरा बताओ कितना है। आप इसका टोटल जब निकालोगे तो 45 और 35 कितना हुआ, 80 हुआ ना। 80 में 10 माइनस होगा तो 70% बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 70% लोग कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। 70% लोग अगर कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं तो जो 30% लोग यहां नहीं आए वो कौन से लोग हैं, जो दोनों में पास हुए हैं। जो दोनों में पास हुए हैं उनके लिए इस वेन डायग्राम में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने फेल वालों का वेन डायग्राम बनाया है। तो 30% अगर दोनों में पास हुए हैं तो ये 30% ऑलरेडी निकल गया कि नहीं निकल गया? यस। अगर ये 30% निकल गया तो आप कहोगे 55 माइनस 30 क्या होगा, 25%, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कि उस वेन डायग्राम से शुरू करके इसको निकाल लो। आगे बढ़े या नहीं बढ़ जाएं? ओके चले, ये देखो। ओके क्लियर और नॉट? यस। अच्छा, अब कुछ लोग एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग केवल अंग्रेजी में फेल होंगे, केवल अंग्रेजी में फेल होंगे, क्या वो मैथ्स में पास हुए लोग होंगे या नहीं? टेल मी प्लीज। द वन हु हैज फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, इसका क्या मतलब हुआ कि वो आदमी मैथ में फेल नहीं हुआ है, क्योंकि आप बोल रहे हो ना ओनली इन इंग्लिश में अगर कोई फेल हुआ है तो क्या वो मैथ में पास हुआ है? यस बोलो, यस या नो? यस। अंग्रेजी में जो फेल हुआ है क्या वो केवल मैथ में पास हुआ है? यस। जो केवल अंग्रेजी में फेल हुआ है वो केवल मैथ में पास हुआ है। तो ये डेटा आप यहां से सीधा ही लिख सकते हो कि ये वैल्यू जो है, जो केवल अंग्रेजी में फेल है, वही आपका मैथ में पास होने वाला वैल्यू है। जो केवल अंग्रेजी में फेल हुआ है वो मैथ में पास हुआ है, और वो मैथ में ही केवल पास हुआ है क्योंकि अंग्रेजी में ऑलरेडी फेल है। तो 25% का डेटा आप सीधा यहां से देख सकते हो कि 10% 16 है तो 25% आपका 40 है। सवाल को आप जितना समय देके देखने की कोशिश करोगे उतनी ही लर्निंग बिल्ड होगी और एग्जाम में तुम उतना ही कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, यही चीज कितने तरीके से आप देख सकते हो ये मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि देयर आर मेनी वेज टू इंटरप्रेट ए क्वेश्चन। ओके, द मोर कंफर्टेबल यू आर द मोर बेटर यू विल बी। हाँ जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 33.33% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा विजेता को कुल वैध मतों का इतना हिस्सा प्राप्त हुआ और वह 4800 मतों से जीता। मतदान सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए कितनी है। आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके करिए प्लीज, उत्तर बताइए। तो आप क्या कहोगे, इतने परसेंटेज को अवैध घोषित कर दिया गया। तो देखो आप कहोगे कि यार एक काम करते हैं, आप शुरुआत ऐसे कर लो कि ये जो 60% का हिस्सा प्राप्त हुआ है वैध मतों का, ये आप मुझे बताओ कि अगर किसी को वैलिड वोट का 60% मिलेगा तो दूसरे को 40 मिलेगा वैलिड वोट का। इनका अंतर 20% का हुआ और ये 20% तुम्हारा 4800 के बराबर है। तो क्या ये वैल्यू आपकी 2,40,000 हुआ कि नहीं हुआ? 100% कितना हुआ? 2,40,000 हो गया। अब ये बोल रहा है आपसे कि इतने मत को अवैध बोला गया है, मतलब ये जो वैलिड वोट है ये 3/4 है टोटल का। ये जो वैलिड वोट है ये 3/4 है टोटल का, 2,40,000। तो जो टोटल होगा वो 4/3 होगा किसका? 2,40,000 का। क्या 2,40,000 मैंने सही लिखा है? नहीं। 4800 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो 24,000 आएगा, 2,40,000 नहीं आएगा। ठीक है, 24,000 ही आएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा। बट जीरो की टेंशन आपको कभी लेनी नहीं होती है, यही समझाने के लिए मैंने यहां पर कुछ लिखा है कि जीरो के चक्कर में पड़े क्यों हो। आपके ऑप्शन में जीरो से कोई लेना नहीं है भैया। ऐसे एग्जाम में हो जाएगा, एक जीरो तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना? क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो 33.33% है ये 1/3 है। तो ये 1/3 है तो ये 2/3 है, 3/4 नहीं है। ठीक है, ये आपका सिंपली आपको क्या लिखना है, ये 2/3 है।
तो ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी अल्टीमेटली टोटल 3/2 इंटू दिस, 2 से 12 हो गया और 12,000 इंटू 3 36,000 हो गया। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं कि ये जीरो जो है ये एग्जाम में तुम्हारे लिए लफड़ा कर सकते हैं, जीरो एग्जाम में लफड़ा कर सकते हैं, इसलिए आपको जीरो तब ध्यान रखना है यार कितने हैं, जब एग्जाम में दो ऑप्शन ऐसे हों जिसमें डिजिट सेम हो और नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या उत्तर है। ऐसे बहुत कम सवाल एग्जाम में आते हैं। जीरो छोड़ ही दो, तुम सीधे 48 से शुरू करो। 48 को आपको पता है 5 गुना करना है 240 मिलेगा, 240 का 3/2 कर लेना सीधे सीधे 120 और इंटू 3 करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक दैट यू डू लाइक दैट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये सवाल देखिए, ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक चुनाव हुआ कॉलेज में, इतने % लोगों ने व्यक्ति ए को वोट दिया, इतने % लोगों ने व्यक्ति बी को वोट दिया, बाकी लोगों ने किसी को भी वोट ही नहीं दिया। चुनाव में व्यक्ति बी को वोट देने वाले और मतदान ना करने वाले लोगों के बीच का अंतर 570 था, तो कॉलेज के चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया? क्या कह रहा है? बी को जिन्होंने दिया और मतदान ना करने वाले लोग। ठीक है, मतदान कौन से लोग नहीं कर रहे हैं? इन दोनों को छोड़ के जो बाकी हैं, तो इन दोनों छोड़ के बाकी देखो कितने हैं। आप कहोगे अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये वैल्यू कितनी बन रही है तुम्हारी, जरा बताओ। आप कहोगे 41 और 35 हो गया 76, 7/17 तो 23 8/17 यही होगा ना? नहीं, 8/17 उधर ऑलरेडी है तो 9/17% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो क्वेश्चन आपसे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बी जो कि 41 3/17 है माइनस ये, इसका जो अंतर है वो आपको दिया है कितना? 570। आपको निकालना कितने लोगों ने मतदान किया है, तो 100% में से ये घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा सवाल लग रहा है, महसूस हो रहा है। अब देखो ये 41 है और ये आपका 23 है। मैं 40 में 23 माइनस करूंगा तो 17 मिलेगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक 3/17 चाहिए 9 माइनस करने के लिए। तो ये 20/17 माइनस 9/17 आपका हो गया 11/17, परसेंटेज बराबर 570। 289 प्लस 11 कितना हो गया? 300/17, यानी 3/17 ऑफ एक्स बराबर हो गया आपका 570। 300/17 को 3/17 एक्स किया, एक्स की वैल्यू यहां पर आप निकाल सकते हो, तो ये हो गया 19 इंटू 170 या 190 इंटू 17, एक ही बात है। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। आपको निकालना है कि कितने लोगों ने मतदान किया है, राइट? तो आप कहोगे अगर मैं इस वैल्यू को निकाल लूं और मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट और नॉट? यस। लेकिन अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि हमने टोटल निकाल लिया, अब टोटल के कितने लोगों ने मतदान किया उसकी कैलकुलेशन करनी है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप कहोगे इसको और इसको जोड़ लें, तो 4 2 6 और ये वैल्यू आपकी बनेगी कितनी? 76। सॉरी, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, 4 2 6 तो ये हो जाएगा आपका 64 और 9 3 12/17 परसेंटेज। इतने लोगों ने वोट किया है, तो मुझे इस वैल्यू का ये निकालना पड़ेगा, राइट? जरा इसकी कैलकुलेशन करो, फिर हम बात करेंगे इसको छोटा मोटा कर सकते हैं क्या कुछ। ये हो गया 1020 और 48 कितना हो गया? 1000। ये हो गया आपका 17 छक्के 102, 1020 और 68, 1088 हो गया प्लस 12, तो ये हो गया आपका 1100, यानी 11/17 आपको निकालना होगा इस वैल्यू का। तो 11/17 इंटू 19 इंटू 170 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 10। आई कि नहीं आई? यस। बढ़िया। आंसर तो कुछ मैच करता हुआ दिख नहीं रहा यार, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है? एक मिनट, मैंने कुछ डेटा कहीं गलत लिखा है, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये 35 ओके गड़बड़ किया मैंने। गड़बड़ी ये हुई है ना सर, देखिए ये चीज तो सही लिखी है मैंने। यहां पर जिन लोगों ने वोट दिया है ना वो टोटल ये लोग हैं, टोटल ये लोग हैं, विच इज 76/17%। ये है 17 सत्ते आपका निकालोगे 1190 और आपका आ जाएगा 102 + 8। इसको आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपकी बन रही है 13/17। ये निकालना है, सॉरी, तो आपको यहां पर ये करने की जरूरत है, ठीक है? 13/17 आपको निकालना है। बट आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस।
कैलकुलेशन से बचे कैसे यार? सवाल तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि इस प्रकार से होगा। हाउ टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम कैलकुलेशन। तो मैं आपको अब ये समझाने जा रहा हूं कि इस सवाल में कैलकुलेशन से कैसे आप बच सकते हो। अगर हम इन परसेंटेजेस को थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, देन वी कैन सेव आवरसेल्फ ए लॉट। मल्टीपल के बारे में भी बात करेंगे, अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि जब इस तरह के भयानक परसेंटेज फ्रैक्शन में कभी भी आते हैं तो इनका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो आसान होता है, राइट? जैसे ये सवाल आपका जो दिया हुआ है, मैंने पहले इस तरह से आपको जानबूझ के कराया सो दैट यू कैन फील द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज देयर। बट अगर आप इसको शुरू से ही रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, आपका जीवन सरल रहता है, क्योंकि नीचे 17 दिया हुआ है। इससे जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो आउट ऑफ 17 बनेगा और क्वेश्चन आपका बहुत सरल होने वाला है, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा आइडेंटिफाई आपको करनी है कि कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके चलना है। अब देखो ध्यान से इसको, 17 तियां 51 510 प्लस 85 595 और 5 कितना हो गया 600। 600 बटे 17 आपका हो गया एक तरह से, ये हो गई वैल्यू आपकी 6/17। जो एक हो गया है वो 6/17 है। व्हाट अबाउट बी? बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा आपका कितना, 680 प्लस 17 697 और 3 700, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7/17। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब कितना आसान हो गया बताओ कि ए को 6/17 गया है, बी को जो वैल्यू गई है वो 7/17 गई है, और जिसने किसी को भी वोट नहीं दिया है, मैं एन बोलता हूं उसको, वो 7 6 13 और 4 17 है। अब आप बताओ मुझे कि जो क्वेश्चन ने चीजें बोली हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर 570 है, तो आप कहोगे 3 यूनिट आपकी 570 के बराबर है, 1 यूनिट आपकी कितनी है 190 के बराबर है। अब उसने पूछा है कितने लोगों ने वोट दिया है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 13। 7 और 6 13 लोगों ने वोट दिया। हाउ मेनी पीपल आर वोटेड इन द इलेक्शन? तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई 7 इंटू 6 13 और 13 इंटू आपका वैल्यू कितना आ गया 190। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है बी ऑप्शन 2470। क्लियर? 2470 क्लियर है कि नहीं? बहुत ही आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे। जब आप ये रेशियो लिख रहे हो तो आप कहोगे मेरा आंसर क्या होगा 6 7 13 का मल्टीपल होना चाहिए। बट सवाल ये कि 13 का मल्टीपल भी चेक करने में समय जाएगा, क्योंकि आपको एक ऑप्शन सही करना 3 गलत करने हैं, टाइम लगेगा आपका। तो ये इतना सीधा सा कैलकुलेशन है कि आपको मल्टीपल में एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लगा दो उत्तर। ओके, क्लियर? मेक सेंस? तो आंसर इज व्हाट 2470। क्या उन्होंने वोट दिया है नोटा में? देखिए नोटा वोटा हमें नहीं सोचना है कि क्वेश्चन को नोटा को सोच के बनाया गया है। जब भी आपके एग्जाम में इलेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत ही बेसिक चीज पे बेस्ड है। ईवीएम वाला सवाल नहीं आता है तुम्हारा, ठीक है? बैलेट पेपर वाले सवाल हैं पुराने जमाने के, समझ लो, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि बहुत सिंपली इसको सोचना है, नोटा वोटा के बारे में नहीं सोचना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये नोटा में गया, कहां गया। ये कह रहे हैं वो इनडिसिसिव है, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, वो इनडिसिसिव है, वो नहीं जानते किसको वोट दिया, किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं दिया है, और उन्हीं का जो अंतर है वो 570 दिया हुआ। सीधा सा यूज करो, उत्तर आ गया आपका, ठीक है? ऑलराइट, सो वी हैव, आपको नोटा पोटा के बारे में नहीं सोचना है कुछ भी, ठीक है? पोटा वॉज ए वेरी खतरनाक कानून, किसी को याद है इसके बारे में? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। लोग पहले थरथराते थे इसको लेके, बाद में यह हटा दिया गया। चलिए पढ़िए। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए ने उम्मीदवार बी से 10% अधिक मत प्राप्त किया। यदि उम्मीदवार बी को 90,000 मत मिले तो वह चुनाव में कितने मतों से हार गया? निकालिए इसको प्लीज। अच्छा सवाल है। ए ने बी से 10% अधिक मत प्राप्त किया, तो आपका ए है और बी है, इससे 10% ज्यादा है, तो ये 10 है तो 11 है, ठीक है? ये तो दिया हुआ है। यदि उम्मीदवार बी को इतना मिला तो कितने मतों से हार गया? ए ने उम्मीदवार बी से 10% अधिक मत प्राप्त किया, तो उम्मीदवार बी को 90,000 मत मिले, तो वो चुनाव कितने वोटों से हारा है? कौन सा उत्तर सही बताओ? इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? ठीक है, हिंदी में गड़बड़ लिखा हुआ है, तभी तो उत्तर मिलेगा नहीं। यहाँ पर 9,000 आ रहा है, हिंदी में गलत लिखा है। ऑलराइट, इंग्लिश में सवाल सही लिखा है।
A secured 10% of total votes more than candidate B. 10% of total votes. तो जो अंतर है वो B के बेस पर नहीं है बल्कि टोटल के बेस पर है। हिंदी में सवाल अलग तरीके से लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन गलत है इसका। ये क्या कह रहा है समझो कि टोटल अगर 100% है तो A को 10% एक्स्ट्रा देना है, तो A को हम देंगे 55 और B को हम देंगे 45। ये सिनेरियो है, ये A और B की स्टोरी है, दैट इज अ स्टोरी। अब आगे क्या बोला है, B को 90,000 मिला है, तो यहां पर वैल्यू आपकी 90,000 है। आप कहोगे अगर ये 90,000 है तो 1% किसके बराबर है, 1% इज इक्वल टू 2,000 एंड 1% इज इक्वल टू 2,000। तो जो अंतर है इनका वो 10% का है, 10% विल बी इक्वल टू 20,000, बट 20,000 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 2 लाख नहीं होगा, 20,000 होगा, तो इसका एक जीरो काट दो, ये गलत है, सी ऑप्शन अब सही होगा। 20,000 आएगा, 2 लाख नहीं आएगा, ठीक है। 45% खुद ही 90,000 है, तो 45% अगर खुद ही 90,000 है तो 2 लाख कहां से हो जाएगा, 20,000 होगा। या तो ये 9 लाख होता तब ठीक है, 2 लाख होता, ठीक है। सवाल देखिए, वाराणसी के वयस्क लोगों में से 60% पुरुष और 40% महिलाएं विवाहित हैं। 75% विवाहित जोड़े चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कुल वयस्क लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। दिया है किसी भी पुरुष की एक से अधिक पत्नी नहीं है और न ही किसी महिला का एक से अधिक पति है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो शादियां हुई हैं पुरुष की महिला से, महिला की पुरुष से, पहली बात तो ये मान के चलना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कल्चरली आपको बहुत सेंसिटिव रहना है। कानून ने भले ही कुछ भी अलाउ कर दिया है, बट हमारे सवाल बनाने वाले जो लोग हैं वो अभी भी पुराने लोग हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, पहली बात तो बोला 2-2 शादियां नहीं करनी है, वैसे भी सरकारी जॉब वाले नहीं कर सकते हैं, आपको मालूम है चीज़, ठीक है। अच्छा, कितने लोग के घर में ऐसा है, दादा दादी या कुछ ऐसा देखा होगा, सबके घर में होते हैं लोग ना, यहाँ आपको मिल जाएंगे 2 शादी वाले लोग, 1-2 पीढ़ी पीछे चले जाओ मिल जाएंगे आपको, है ना, इनकी 2 शादियां हुई थी। हमारे तो जस्ट ऊपर वाली जो जनरेशन है ना, चाचा वाचा की फैमिली में गांव पर मिल जाते हैं, वहां पर 2-2 शादियां करके बैठे हैं लोग। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, चीजें अब बदल रही हैं। चलो फाइंड इट आउट प्लीज। तो देखो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो ये है कि ये जो 75% है किसका, विवाहित जोड़ों का, वो चुनाव में वोट कर रहे हैं और वही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि 60% ऑफ मेल पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू 40% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, क्योंकि इन्हीं की आपस में शादी हो रही है। और अगर इन्हीं की आपस में शादी हो रही है, ओके, तो मेल बटा फीमेल की जो वैल्यू आएगी, रेशियो आएगा, वो आपको मिल जाएगा यहां से 2/3। अब थोड़ी देर के लिए इसको 200 मान लो और इसको 300 मान लो, ठीक, 2/3 है, 200 300 मान लेते हैं। अब आप बताओ कितने विवाहित जोड़े हैं, तो आप कहोगे इसका 60% कितना है, 120, तो टोटल 240 लोग क्या है, विवाहित हैं। ओके, 240 लोग क्या है, टोटल विवाहित हैं। अब इसमें से 75% लोग क्या करेंगे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो 240 लोग हैं, ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, 500 का। आप कहोगे 48%। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में 48% जो लोग हैं वो विवाहित हैं। अब इस 48% लोगों में से 75% लोग यानी 3/4 पॉपुलेशन जा रही है चुनाव में वोट देने। तो ये कितना परसेंटेज है टोटल का, तो आप कहोगे 12 × 36%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 36% विवाहित लोग जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, 36% लोग, ठीक है। तो आंसर आसान है। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब के टाइम में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है, बट बस की बात नहीं लोगों की। पहले क्या होता था ना कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स कम थी, खेत वोत में बढ़िया अन्न होता था,
खाने पीने का मस्त आ जाता था। आज के ज़माने की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। पहले के लोगों को बच्चों को पढ़ाना लिखाना था नहीं। अब बच्चों की कितनी नौटंकियाँ हैं यार, उनको पढ़ाने के लिए तुम्हें खूब सारा खर्चा चाहिए, स्कूल के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो अब लोग संभाल ही नहीं सकते। अब आप देखो लोगों के बच्चे कम हो गए हैं अपने आप। क्यों कम हो गए? पाल ही नहीं सकते। ठीक, शहरों में आके देखो लोग सब 1 चाइल्ड पॉलिसी पे आ चुके हैं। कहाँ से पालोगे, इतना महंगी पढ़ाई है। तो सब 1 चाइल्ड पॉलिसी अपने आप आ गए हैं। समाज जिस तरह से चेंज हुआ है ना, सोसाइटी बदली है, सब बदल गया है, बदल रहा है धीरे धीरे। चलो ये सवाल देखो। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 16/2/3% कमीशन तथा 18,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3/1/3% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई इतना है तो कुल बिक्री ज्ञात करिए। ये सवाल जल्दी से लगाइए। ओके, आसान सवाल है, हमने इस तरह के सवाल किए थे। वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चंस अर्लियर। 16/2/3% कमीशन, 18,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3/3। तो आपको मालूम है कल मैंने क्या सिखाया था आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 20% ऑफ टोटल लिख सकते हैं हम। अगर हम 9720 में 1/3% जोड़ दें 18,000 का, तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं आपको बढ़िया दिखा चुका हूं। 9720 ये है 1/30, और 1/30 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका कितना, 600। 600 इसमें जुड़ेगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 6 13, तो 10320 आपकी ये वैल्यू हो गई। टोटल क्या हो जाएगा इसका, 5 गुना हो जाएगा, 50,000 और 1600, तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 51,600। यानी आंसर हो गया तुम्हारा सी। ऑलराइट, क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं सभी को? इज इट क्लियर और नॉट? 51,600, 51,600, 51,600। ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53। एक कंपनी ने सेल्समैन द्वारा की गई बिक्री पर 14% कमीशन और 14,000 से अधिक की बिक्री पर 3% के बोनस देने का प्रावधान किया रखा। यदि सेल्समैन ने उसके द्वारा की गई कुल बिक्री से उसकी कमाई में कटौती करने के बाद कंपनी को इतना रुपया दिया तो कुल बिक्री ज्ञात करिए। यह बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह उस सवाल से थोड़ा सा चेंज है। यहां भी 14 और 3 है, बोनस है, सब कुछ है, बट यहां सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको समझाता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो वैल्यू आपको दी है, कंपनी को इतना पैसा उसने दिया है, 58,000, ध्यान से देखिएगा, 520 रुपए उसने कंपनी को पेमेंट किया। ये क्या है? यह है टोटल सेल्स माइनस कमीशन इसने अपना काट लिया। कमीशन इसने काट लिया और ये अमाउंट कंपनी को पे किया। अब जरा समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि यहां पर जो आपको वैल्यू दी है 14,000 से अधिक पर बोनस है, यहां इतने पे 14% है, और ये जो 14,000 है इससे अधिक वैल्यू पर बोनस है 3% का, तो ये 17% बनता है। मैं अब आपसे ये बोलूंगा कि यहां पर अगर मैं 3% एक्स्ट्रा देता हूं तो क्या आपने टोटल सेल को 3% से बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? बोलो हाँ, यस। अगर आपने यहां पर 3% दिया, एक्स्ट्रा इसको दिया, तो मैं क्या आपसे ये पूछूं या बोलूं कि आपने टोटल कमीशन को 3% से बढ़ा दिया या नहीं? यस। अच्छा, कमीशन को अगर आपने 3% से यहां पर बढ़ा दिया है, तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल सेल्स को अगर मैं 100% बोलूंगा तो आप ये कहोगे कि भाई जो कमीशन बनेगा ये पूरा जो 17% है, अगर मैंने लिखा तो आपको मालूम है यहां पर आपने क्या एक्स्ट्रा घटाया है, वो है 3% ऑफ 14,000। कमीशन को आपने 3% ऑफ 14,000 एक्स्ट्रा दिया है, तो यानी वो एक्स्ट्रा घट रहा है यहां पर। तो वही चीज मुझे राइट साइड में भी घटानी पड़ेगी पहले से ही, सो दैट ये इक्वेशन बैलेंस रहे। तो 3% ऑफ 14,000 अगर मैं यहां पर लिख दूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पता है दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। 58,520 माइनस 3 इंटू 14 कितना हो गया? ये हो गया आपका 420, और ये हो गया सीधे 83%। अब आप ये इक्वेशन एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहां ये 17 है, ये 14 है, 3% कमीशन एक्स्ट्रा अगर दे दो इसको आप,
तो टोटल सेल्स में से अगर आप 3% एक्स्ट्रा घटा रहे हो तो राइट साइड में भी 3% घटा के इसको बैलेंस कर दो। सीधा ये 83% आपका किसके बराबर हो गया? 58,100 के बराबर हो गया 83%। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा और मैं आपका वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि उसने बोला है कुल बिक्री ज्ञात करिए, 100% निकालना है। तो मैं पहले एक बार लूंगा। कितनी बार आप लेके जाओगे पहली बात बताओ? 7 बार लेके जाएं क्या? यस, 7 बार जाने से पूरा कट गया, 1% 700 हो गया। तो 100% मेरा कितना हो गया आपका? 700 और उसके आगे 2 जीरो, यानी 70,000। यानी आंसर क्या हो गया? बी। देखिए कमीशन वाले क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैंने दो ही तरह के सवाल आपको जो परेशान कर सकते हैं वो मैंने दोनों करवा दिए हैं। उन दोनों के टाइप्स को ठीक से देख लो और समझ लो कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ये बहुत ही व्यवहारिक गणित है। एक बार समझ में आएगी कि हाँ हमने 17% माइनस किया तो इस वैल्यू का 3% एक्स्ट्रा माइनस किया तो उधर भी कर दो, बराबर हो गया। क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होती, लेकिन आपने जब ये लिखा है तो आपने 3% 14,000 का एक्स्ट्रा इसको दिया, तब इसको 17% बोला मैंने, तो यहां भी 3% घटेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको घर पे कि मैं कर क्या रहा हूं। यहां पर आपको समझ में आएगा इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूं। देखो जब ये इक्वेशन मैंने लिखी है तो ये एक्चुअल कमीशन है। एक्चुअल कमीशन क्या है? 14% ऑफ 14,000 प्लस 17% ऑफ इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं इसमें 3% और घटा दूं और 3% यहां भी घटा दूं तो ये कुल मिला के 17% बन जाएगा। आसानी से आप लिख सकते हो। फिर इसका सवाल देखिए, एक आदमी ने अपनी आय में 9,000 की बढ़त करी है, लेकिन कर की दर यानी जो टैक्स है वो 20% से घटकर 16 हो गया है। तो उसके द्वारा दिए गए कर में कोई बदलाव नहीं आया, यानी इनकम टैक्स सेम ही है। तो प्रत्येक स्थिति में आय का 25% हिस्सा कर मुक्त हो तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करिए। आपको यह भी बताया था मैंने कि जब इक्वल परसेंटेज टैक्स फ्री होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ये करना होता है कि शुरू में राशि मेरी x है, बाद में मेरी राशि x प्लस 9,000 हो गई। ठीक है, शुरू में आपका टैक्स रेट कितना है? 20 है, और बाद में टैक्स रेट हो गया 16। 16 नीचे आएगा या 16 ऊपर आएगा? 16 ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है ऊपर वाला कम है, तो ये वैल्यू आपकी 16/20 हो जाएगी। और आप कैलकुलेट करोगे यहां से तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई? 4 चौके 16, 4 पंचे 20, और यहां है आपका x और नीचे है आपका x प्लस 9,000। राइट, तो आप कह सकते हो यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 9,000 का है। तो आप कहोगे 1 यूनिट आपका 9,000 के बराबर है, 4 यूनिट कितना होगा आपका? 36,000 के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? सी। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन राइट यहां पर कि रेट परसेंटेज इनटू इन्वेस्टमेंट या कैपिटल या व्हाटएवर, यहां पर कांस्टेंट होने वाला है आपका, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है? सेम है। तो आप वही कहोगे कि अगर ये वैल्यू चेंज होके 4 से 5 हो गई, 16 से 20 हो गई, तो ये वैल्यू चेंज होके 5 से 4 हो जाएगी। अंतर 1 का हो गया, नहीं ये क्या हुआ है? 5 से 4 हुआ रेट, 20 से 16 हुआ ना, तो ये 5 से 4 होगा, तो ये वैल्यू 4 से 5 हो जाएगा। 1 का चेंज यहां आया और ये 9,000 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 36,000 के बराबर है। आंसर क्या हो गया आपका? सी। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट विदाउट एनी चैलेंज। यस, एक कार सेल्समैन का मूल मासिक वेतन 15,000 रुपए है तथा उसके 500 रुपए प्रति कार के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। अगर वह जुलाई में 30,000 रुपए कमाएगा तो अपनी आय को 2 गुना करने के लिए उसे अगस्त में कितनी कारें बेचनी होंगी? 3% ऐड नहीं होना चाहिए। किसने ऐड किया है? सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। तो आप घर जाके थोड़ा सोचिएगा सांगवान जी, या फिर क्लास के बाद में रुको, बता दूंगा फिर से कहां कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, पढ़ो सवाल करो। देखो डबल करना है 30 से मतलब 60 कमाने का। उसको क्या करना है? 60,000 कमाना है भैया। मासिक वेतन कितना है? 15,000 है। तो देखो 15,000 जो उसका मासिक वेतन है और उसको 60,000 कमाना है, तो आपको पता है 45,000 वो कहां से लाएगा? इसे कमीशन लाएगा। 45,000 कमीशन लाएगा। यस, और 500 रुपए प्रति कार उसको कमीशन मिलेगा। तो आप खुद देख लो कितनी कारें बेचनी पड़ेगी उसको? 90। आंसर क्या है आपका? ये डी ऑप्शन 90। हाँ जी, कुछ है नहीं। आई एम लुकिंग स्लाइटली डाउन, व्हाट डज इट मीन? डोंट लुक एट अप एंड डाउन, लुक एट द क्वेश्चंस एंड लर्न इट। आई एम नॉट डाउन और अप।
चीनी की कीमत में 16.66% और फिर से 28.56% की वृद्धि हुई है। फिर इसमें 62.5% की कमी आई है। लेकिन एक व्यक्ति ने वर्तमान में इतने ग्राम चीनी का सेवन किया, जबकि पहले वो इतना चीनी सेवन करता था। व्यक्ति के व्यय में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करिए। एक्सपेंडिचर चेंज बताना है आपको कितना हुआ है। अच्छा सवाल है। तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि जो शुगर की प्राइस है वो 2 चेंजेस हैं। एक, मैं प्राइस के चेंज की बात कर रहा हूं। 16.66% का मतलब होता है 6 का 7 हो जाना। फिर 28.56% की वृद्धि का मतलब होता है 7 का 9 हो जाना। फिर इसमें 62.5% की कमी आई, इसका मतलब होता है कि 5/8, 8 में 5 की कमी आई यानी 3 हो जाना। ये बदलाव सक्सेसिव सिर्फ प्राइस के बदलाव हैं। अगर ये प्राइसेस के बदलाव हैं सर, तो हम देखें कि प्राइस में नेट कितना बदलाव आया, केवल प्राइस की बात हो रही है। तो आप कहोगे 6 × 7 × 8 क्या हो गया है, 7 × 9 × 3 हुआ है। कुछ कैंसिलेशन है वो कर लेते हैं। कैसे करोगे आप कहोगे देखो ये वैल्यू ऐसे काटेंगे 3, तो ये 2 बनेगा। अब देखो 7 दूनी 14, 8 आपका होगा। सही है, देख लो ये इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा है, फिर आपका इतना डिक्रीज हुआ है। तो 6 × 7 × 8 यहां लिखा मैंने, 7 × 9 × 3 यहां लिखा, 3 से काटा, 3 दूनी आपका 6 बन गया। तो जो वैल्यू है आपके सामने वो मैंने सारा कुछ लिख दिया कि ये 112 है और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 63 है। सही है, कितने लोग समझ में आ रहा है ये चीज, कम से कम एटलीस्ट। ओके, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट प्लीज। हाँ जी, मेक सेंस कि 112 जो है आपका 63 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पर कुछ बात आगे ये कर रहा है कि भाई एक व्यक्ति ने वर्तमान में इतने ग्राम चीनी का सेवन किया, तो ये अभी जो वर्तमान है और कह रहा है पहले 124 का सेवन करता था। तो क्या ये वैल्यू 124 है और ये वैल्यू आपकी 217 है? यस, हाँ जी, हाँ 7 भी कर सकते हो। यू कैन सिंप्लीफाई इट मोर कि 7 भी कैंसिल कर लो और फिर आप लिख लो 16 और वो, या फिर ऐसे ही रहने दो, जैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं लेकिन फिर भी। तो 16 और यहां पर आप 9 लिख सकते हो। फिर ये वैल्यू आपकी 124 है और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 217। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? ये कंजम्पशन है, ये आपकी प्राइस है। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आपको 31 × 4 और ये 31 × 7 है कि नहीं है? यस। अब अगर आप प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट देखोगे तो आपको व्यय मिलता है यानी एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 64 और ये वैल्यू मिलेगी आपकी 63। 64 आपका क्या हुआ है, 63 हुआ है। तो जो प्रतिशत परिवर्तन अगर आप यहां पर ज्ञात करने जाओगे तो वो प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा? ओके, प्रतिशत परिवर्तन आपका क्या आएगा? तो आप कहोगे प्रतिशत परिवर्तन जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 1/64, 1/64। अब ये वैल्यू जल्दी से कैसे निकलेगी? आप कहोगे 1/16 होता है 6.25%। मुझे अगर 1/64 निकालना है तो मुझे 6.25 को भी 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो जरा बताओ, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, फिर आपका बचा 25। तो आपका आंसर ये हो गया 5625%। डी ऑप्शन। ये 1 छुप रहा है बट आंसर क्या है? डी। क्लियर? तो बहुत इजी है। इवन आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि भैया 6/4 ही 1.5 होता है। तो जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी 1.5 से बड़ी आएगी, बट 2 से कम होगी। 8 से कम है तो 2 से कम, 1.5 से बड़ी, आंसर सिर्फ एक है, डी। बिना डिवाइड किए हुए भी आप डी को लगा सकते हो। सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सवाल है, ठीक है। यहां कह रहा है कि आयकर में 23% की बढ़ोतरी हुई है, नेट आय में 7% की वृद्धि हुई है, तो आयकर की दर ज्ञात करिए। क्या है इसका उत्तर? जल्दी बताओ। इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 23% एंड नेट इनकम इज इंक्रीज बाई 7%। तो बताओ इनकम टैक्स कितना है? जल्दी, क्विक। क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर बोलो। फ्रैक्शन में कैसे तोड़े? किसको तोड़ना है फ्रैक्शन में?
हाँ, यश सिंह ने बिल्कुल सही बोला कि इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, देखिए सवालों में थोड़ा सोचना शुरू करिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों इंक्रीज नहीं हो सकते। अगर दोनों इंक्रीज है तो उत्तर नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, और वो बोलना जरूरी है आपको। इंक्रीज के केस में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता है, इसका मतलब आपने सीखा है। लेकिन जिन्होंने उत्तर निकाल लिया वो अभी भी अपनी मेमोरी के चंगुल में फंसे हैं, निकले ही नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर बोलो इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 23%, देन नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाई 7%। ऐसे लिखो इस सवाल को। फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो आपको मालूम है, देखो यहां पर आपका नेट इनकम होता है, यहां पर आपका इनकम टैक्स होता है, यह आपका ग्रॉस इनकम होता है। तो जब ये 23% से बढ़ाया जाता है, इसमें आप 23% का इंक्रीज करते हो, ये 7% डिक्रीज होता है, तो आप कहते हो इन दोनों का रेशियो होता है 23:7। इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये 30 बनता है। तो आपका इनकम टैक्स बनेगा 7 बटे टोटल ग्रॉस इनकम आपका 30 है, इंटू 100 करोगे आप, इफेक्टिवली आपकी वैल्यू क्या आ जाती है 70/3, जो कि आपकी हो जाती है कितनी, यहां से आप कैलकुलेट करो, 23×3 होता है, तो ये 23.33% आपका आंसर हो गया, जो कि आपका आंसर है ए। ठीक है, आंसर क्या होगा ए। क्लियर? ये सवाल देखिए, एबीसी अपने वेतन का क्रमशः 8, 7 और 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर दिया हुआ है। ए और बी का जो कुल आपको दिया हुआ है कि डोनेशन है वो सी की तुलना में इतना ज्यादा है। ए और सी का कुल जो डोनेशन है वो ए और बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव है, बट हो जाएगा। समझते हैं इस प्रश्न को, क्या क्या दिया हुआ है, कैसे इसको निकालना है। देखो, ए बी और ये तुम्हारा सी, ये दिया है डोनेशन का परसेंटेज इनकी सैलरी के बेस पर। अब क्या कह रहा है कि ए और बी का जो सैलरी है वो सेम है, इनकी सैलरी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये परसेंटेज का बेस सेम है। जब परसेंटेज का बेस सेम होता है तो उसको नंबरों की तरह जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, सिंपल। जैसे मैं कहूं 2% का बेस सेम है, तो आपको दोनों का टोटल निकालना है तो सीधे बोल दोगे कि हाँ 15%, दोनों का अंतर निकालना है तो बोल दोगे 1%, किसका, वही बेस पर। लेकिन ये सी का बेस इससे सेम नहीं है, तो हम अगर कहें बी और सी का टोटल डोनेशन क्या है, तो वो 7 और 9 16% नहीं है, क्योंकि इनके बेस क्या है, अलग अलग है। इनके बेस क्या है, अलग अलग है। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो टोटल है ए और बी का वो 269, उनके बीच का अंतर जो है वो 259 है। आप कहोगे इनके बीच का अंतर बनेगा 1%, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 259 के बराबर है। तो 100% क्या होगा, 25900। मैं आपसे पूछूंगा ये 25900 है क्या, तो आप कहोगे ए और बी की सैलरीज हैं, तो ये सेम सैलरी हो गया आपका 25900, सैलरीज सेम, और वो 25900 हो गया। अब कह रहा है कि जो ए बी का कुल डोनेशन है वो सी से इतना ज्यादा है, तो ए और बी का कुल डोनेशन कितना है, 15% है। तो 15% अगर मैं निकालूंगा इस वैल्यू का, तो बेसिकली क्या बनेगा, वो बनेगा 15 × 259। जरा निकालो इसको, 15 × 25 375 होता है, तो ये बनेगा 3750 प्लस 135, ये वैल्यू होगी 3885। क्वेश्चन ने बोला है कि ए और सी का जो टोटल बनेगा, ए प्लस सी का जो टोटल बनेगा, ध्यान से देखना, वो उसने बोला है कि मेरा 3 कितना है, 1185 मोर है। अच्छा ठीक है, ए और बी का, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 1185 माइनस करूंगा। विल दैट वैल्यू बी 2700, यू विल से यस, 2700 बनेगा। अब ए मुझे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सी के द्वारा जो दिया गया डोनेशन है वो है 9% ऑफ सी, और जो ए के द्वारा दिया गया डोनेशन है वो कितना है, 8% ऑफ 259, 1 × 8 259, ये लिखना पड़ेगा मुझे। देन मुझे सी की वैल्यू मिलने वाली यहां से, राइट। जरा इसको कैलकुलेट करिए और देखिए कि ये वैल्यू क्या आने वाली। 25 अट्ठे क्या होता है आपका, 25 अट्ठे क्या होता है, एक मिनट, सी की तुलना में ये ए प्लस सी नहीं है, सॉरी,
ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। सी की वैल्यू आपको दी है 9% ऑफ सी दिया हुआ, तो सी की वैल्यू आपको टोटल पता है कितना है, 30,000 है। सी की वैल्यू 30,000 है, राइट। ये 25,900 है। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या? अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत पहले करवाता रहता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया हुआ है यार। ये जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे ना आपके एग्जाम के पहले, जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, इसमें सेम सवाल हो चुका है। अगर आपने पहले किया होगा तो आपको दिखा होगा फिर ये सवाल। अभ्यास 21 में शायद किया हुआ है, मुझे जहां तक याद है, या मेरी जिद वाले में किया हुआ था सेम सवाल यूट्यूब पर। सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 30,000 आ गई डायरेक्ट। लेकिन देखो अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमारे से जो पूछा गया है वो काफी खतरनाक चीज पूछी गई है कि जो डोनेशन है ए और सी का मिला के वो टोटल सैलरी का कितना परसेंटेज है ना। ये आया हुआ एग्जाम में सवाल है शायद पहले भी। तो आप बताओ मुझे कि ए का डोनेशन कितना है? डोनेशन ऑफ ए विल बी 8% ऑफ 259। 25 अट्ठे कितना होगा आपका? 25900। सो 25 अट्ठे आपका बनता है 2000 प्लस 72 2072। तो क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, 27 और 20 कितना हुआ? 47 72। ये टोटल वैल्यू हो गई। नीचे जो आपको लिखना है वो लिखना है 25900 दो बार प्लस 30,000 एक बार। ये परसेंटेज आपको निकालना है। 47 72 बना, परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा करोगे, इसका डबल आपका कितना आएगा? सिंपली 518, और 518 और 300 कितना हो गया आपका? 818। तो आपको दिख रहा होगा 6 बार नहीं जाने का, 6 बार नहीं जाने का, 6 बार से थोड़ा कम जाने का। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। तो ये सवाल अच्छा है, बट आपको ये देखना है, देखो क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि एग्जाम में सवाल आएगा तो हम करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये सवाल लंबा है, डेफिनेटली लंबा है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं और आपके पास करने का समय भी हो सकता है हो, क्योंकि अगर आप बाकी सवालों में समय बचाओगे तो आखिरी में समय बचता है, आखिरी में समय बचता है, और आप इसको यूज करके बोल दोगे कि भाई इसका क्या उत्तर है। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई गिवन टाइम। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको समय मिलेगा तो भी ये सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है ऐसे सवाल करने का, बड़े बड़े सवाल करने का। आदत डालो कि अगर टाइम मिले तो कम से कम कर तो पाओ एग्जाम में। ये सवाल देखिए, दिए गए किसी महीने में एक व्यक्ति की 1,000 रुपए की बिक्री पर A% कमीशन कमाएगा और इससे अधिक बिक्री पर वो B% कमीशन कमाएगा। यदि अगले 2 महीनों में उसकी बिक्री 2950 और 4450 रुपए हैं तो वह क्रमशः 1170 और 1470 रुपए कमीशन कमाता है। तो A+B का 15% आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। 1000 रुपए पे उसको क्या मिलेगा भैया? 10%। तो यानी एक पोर्शन पे उसको 10A, अगर मैं इसका A% निकालूं तो इसका A% कितना होगा? 10A मिलना ही मिलना है। अब जब 2950 की सेल करेगा तो 1000 रुपए की सेल हो चुकी है, 1950 की सेल और होगी, उस पे B% मिलेगा। तो 1950 का B% अगर आप निकालते हो तो 19.5B मिलेगा, और ये जो टोटल उसकी वैल्यू आने वाली है वो दिया हुआ है, उसको 1170 रुपए मिला है इस महीने में। यहां पर जो वैल्यू उसको मिली है, चूंकि कह रहा है कि 4450 की सेल हुई, तो 1000 और 4450 का मतलब क्या हो गया? 3450 एक्स्ट्रा, उस पे कितना मिलेगा इसको? B%। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 34.5 इंटू बी, और अब वैल्यू कितनी है? 1470। अगर आप इसका अंतर निकालते हो तो इसका अंतर आपको कितना मिलेगा? 19 और 15 34 होता है, तो आपको मिलेगा 15B इज इक्वल टू 300। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बी की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं ए निकालूंगा। अगर मेरी बी की वैल्यू 20 आ गई है श्रीमान, तो आप यहां चले जाओ और बी की वैल्यू को जैसे ही आप 20 रखोगे, आप कहोगे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? कैन यू टेल मी? क्या ये वैल्यू आपकी 390 बन गई? यस। 390 आप ले जाके उधर अगर आप घटा दें 390, तो पहले 170 माइनस होगा, फिर 220 माइनस होगा, तो ये वैल्यू 780 बनेगी। तो क्या ए की वैल्यू 78 बन जाएगी? यस। तो ए की वैल्यू आपकी 78 हो गई। आपसे पूछा गया है कि बताओ 15% A+B का कितना है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 98 इंटू 15%। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 98 प्लस, नहीं, A+B के 15% का मान ज्ञात करिए। तो ये 98 हो गया, और 98 का 15% आपका
सिंपली हाँ सही कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 10% आपका 9.8 होगा एक्चुअली, और ये वैल्यू आपका 4.9 होगा, तो आप जोड़ लो 14.7। आंसर हो गया ए। ठीक है, ऑलराइट, आसान सवाल है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये सवाल जो इक्वेशन मैंने बना के लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली सवाल को मैं इक्वेशन बना के कभी नहीं करूंगा। मैं सवालों को विजुअलाइज करता हूं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस मैथ हो। कैसे, देखो, कैन यू टेल मी कि ये अंतर क्यों आ रहा है? क्या ए की वजह से अंतर आ सकता है? नहीं भैया, वो तो दोनों में सेम है, A%। 1000 रुपए में A% सबको मिलना है, तो वो तो अंतर क्रिएट नहीं कर सकता। ये जो 300 रुपए का अंतर है वो क्यों आया? क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास 1950 रुपए एक्स्ट्रा है और यहां तुम्हारे पास 3450 रुपए एक्स्ट्रा है। तो कितना एक्स्ट्रा है इन दोनों में जरा बता सकते हो मुझे? इसमें भी ये 19.5 यानी 1950। देखो अंतर की बात कर रहा हूं मैं, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो पोर्शन है पहला 1000, ये क्या कोई अंतर क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता है। दूसरे में देखो यहां 1950 है, यहां आपका 1950 है प्लस 1500, कितना है आपका? 3450 है ना? ठीक है, और तो 3450 को अगर मैं देखूं तो 1500 रुपए और है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ना यहां से कोई अंतर आ सकता है ना यहां से कोई अंतर आ सकता है। तो जो अंतर है वो ये है, 1500 रुपए का 20% आपको अंतर दे रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से वो अंतर 300 रुपए का है। साफ साफ दिख रहा है मुझे कि मेरा बी क्या है, 20% का है। एंड व्हेन बी इज 20%, देन आई विल क्विकली गो एंड कैलकुलेट इसका 20%, और उसका 20% अगर मैं निकाल लूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि वो 390 माइनस होगा, आपकी वो वैल्यू 78 आ जाएगी। तो इक्वेशन को लिख के सॉल्व करने का बेनिफिट बस ये होता है कि भाई ठीक है, बचपन से इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हुए आए हैं, तो उसमें आप बहुत प्रो हो और आपका बिना दिमाग लगाए ज्यादा कुछ करते रहते हो और उत्तर आ जाता है। बट मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि भैया ये अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर बी का एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आ रहा है। ए तो ला ही नहीं रहा है, और बी में भी 1950 नहीं ला रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि 1500 है वो अंतर ला रहा है। और अगर वो 1500 अंतर ला रहा है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि भैया 15% निकालना है तो ये उत्तर में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो, ये मैं बार बार ये बोलता हूं कि आप ऐसी आदत मत डालो शुभम जी, इससे एग्जाम में ना बहुत बड़ा धोखा मिल जाएगा आपको। अभी आपने एक सवाल किया, उस सवाल में अप्रॉक्सीमेट शब्द नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या था? अप्रॉक्सीमेटेड था। तो यू नेवर नो द मेंटालिटी ऑफ द एग्जामिनर। इतना एग्जामिनर पे भरोसा मत करो कि जब वो अप्रॉक्स लिखेगा क्वेश्चन में तभी वो अप्रॉक्स आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। नहीं लिखेगा वो अप्रॉक्स क्वेश्चन में। तो जब तक आप 100% श्योर नहीं हो कि मेरा आंसर में दशमलव में कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, दशमलव के बाद एक ही डिजिट आएगी, ये श्योरिटी जब तुमको है तब तुम सोचोगे कि ये हमारा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। क्लियर है नॉट? अदरवाइज धोखा हो सकता है तुम्हारे साथ। तो ये थोड़ा सा हाफ हेटेड आंसर एग्जाम में हो सकता है जब तुम्हारे पास समय ना हो और तुम्हें लगाना हो, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जहां अप्रॉक्स शब्द क्वेश्चन में यूज नहीं होता है लेकिन ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू दी होती है। क्लियर? सो फोकस ऑन द रियल अप्रोचेस। ये आप अगर सीधा ऐसे लगा रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि ये तब लगाओ जब आपके पास समय ना हो। ओके? अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ए ऑप्शन बिना डरे हुए लगा दो कि चलो ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सही होगा तो कोई बात नहीं। देयर इज अ रिस्क, बट द क्वेश्चन इज विल यू टेक दैट मच रिस्क इन द एग्जाम? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कहता हूं मान लिया 5% का रिस्क है कि ये गलत है कि नहीं? 5% का रिस्क, इतना रिस्क तो मान के चलोगे ना कि 5% का। चलो मान लेते हैं 1% का रिस्क है कि ये गलत है, तो भी 1% का रिस्क है। तो अगर समय है तो कैलकुलेट करो, नहीं है तो भैया लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके? ये सवाल देखिए, ये सवाल तुमको करना है, मैं करूंगा नहीं, मैं बस तुम्हें समय दूंगा। ये सुपर होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 आपको करना है, करो। मार्च के महीने में एक परिवार की बचत, अंग्रेजी में पढ़ता हूं सवाल वरना मैं समझ नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है लॉकडाउन पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दिया है 3:16। लॉकडाउन के दौरान सेविंग गिर गई 40% से इन अप्रैल।
ड्यू टू अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर द सैलरी वॉज 65240 in April. If the salary in April was 19% more than that of March, find how much did the family spend in April. तो आपको अप्रैल की सैलरी दी हुई है, मार्च का कुछ रेशियो आपको प्रोवाइडेड है, आपसे यह पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रैल में कितना है. जल्दी बताओ प्लीज, फिर आपसे कुछ बात करते हैं. देखो, तो ये है हमारा मार्च महीना. मार्च महीने में क्या है? सेविंग, एक्सपेंडिचर 3 और 16, यह है तुम्हारी इनकम जो कि है आपका 19. ये मार्च है. अगर हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल में तो आपसे ये कह रहा है कि जो सैलरी है जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करेगी वो 65240 है. और एक चीज ये भी बोल रहा है कि ये वैल्यू 19% बढ़ गई है. यानी पहले क्या थी? 19% बिना बढ़े हुई ये वैल्यू थी. 19% मोर देन मार्च. कुछ और जानकारी आपको दी गई है कि जो सेविंग है वो 40% हो गई है. तो सेविंग अगर मेरी 40% हो गई है तो पहले अगर सेविंग में मान लेता हूं 3 है, इसको थोड़ा सा चाहो तो आप ऐसे लिखो सो दैट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक रहे. अगर सेविंग आपकी 40% हो जाएगी तो आप इधर बताओ कि नई सेविंग कितनी होगी तुम्हारी. ठीक है, 40 थी 120, यानी ये हम कहेंगे 120 यूनिट कम हो गई. सॉरी, 60 थी 180 यूनिट कम हो गई. 60% कमी हुई तभी 40% होगी. राइट. अब थोड़ा सा ये एक्सपेंडिचर के बारे में सवाल करना चाह रहा है. अब देखो इस सवाल में क्या समझना है आपको. बहुत बढ़िया सवाल इस प्रकार से है. आपको पहले तो इस वैल्यू को रफली निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके हिसाब से ही फिर आप ये निकाल पाओगे. राइट और नॉट? यस. जब ये निकलेगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी और फिर इन दिनों को माइनस करेंगे और फिर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. यही पूछा ना आपसे कि हाउ मच डिड द फैमिली स्पेंड इन अप्रैल. तो इस क्वेश्चन में है कैलकुलेशन और कुछ नहीं है. राइट. तो कैलकुलेशन लगाओ जरा. देखो फेल टू 40% का मतलब 40% हो गया. एक होता है फेल बाई 40%, तो 40% से कम हो गया यानी 60% हो गया. लेकिन फेल टू 40% विल बी व्हाट? 40% हो गया. समझ में आया कि नहीं? 2 का मतलब क्या होता है? इतना हो गया. 40% हो गया, 40% आपका ये वैल्यू हो गया, है ना? दैट्स इट. तो 60% का ड्रॉप है. अब देखो इस क्वेश्चन में सुपर कैलकुलेशन है. एक्चुअली सुपर कैलकुलेशन है इसमें सवाल में. तो कैसे आंसर लगाओगे? दैट इज द क्वेश्चन. आंसर में ठीक ठाक अप्रोक्सीमेशन है. यहां पर आपका 62 है, यहां पर आपका 60 है, 2000 के आसपास का गैप है, 63 है. तो ये सवाल मैं अभी नहीं करूंगा. ये सवाल आपका सुपर होमवर्क है. ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा बाद में. पहले आप इसमें पूरी जी जान लगा दो कि मेरे को इसका उत्तर निकालना है कम समय में. ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सवाल बाद में. अब बोलो क्या भावनाएं तुम्हारी, व्यक्त करो. ठीक है, ऑलराइट. पूछो जो पूछना है. आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट. हिंदी में कुछ और दिया है? क्या दिया हुआ? हिंदी में क्या दिया हुआ? मार्च की तुलना में सही तो लिखा हुआ है. अप्रत्याशित खर्च के कारण अप्रैल में बचत 40% तक कम हो गई. इसको 40% हो गई लिख लो. ठीक है, ऐसे कर लो. हाँ जी, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा, चिंता मत करो. अब देखो यहां पर 2 प्रॉब्लम था. हो सकता है कि ये फेल बाई 40% हो. हमारे टाइपिस्ट ने 2 को बाई कर दिया, सवाल बदल गया. ठीक है, तो एक बार कोशिश कर लेना. अगर ऑप्शन मैच करना है तो आप इसको 40% ड्रॉप लेके कंसिडर करके करो, शायद तब मैच कर जाए. ट्राई कर लो, दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा आपको. ऑलराइट, सो लेट्स आस्क मी योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. अलजेब्रा का 3rd लेक्चर देख लेंगे. देखो 3rd लेक्चर में क्या हुआ था मैं बता रहा हूं आपको.
वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जब किसी का डिस्कनेक्ट हुआ सबका हो गया, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया और वो कनेक्ट हुआ ही नहीं दोबारा। ठीक, अब क्लास के टाइम आई थिंक कौन सा सवाल डिस्कस कर रहे थे हम लोग? जो सवाल डिस्कस कर रहे थे ना उसी सवाल पे ही क्लास खत्म हो गई, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं हुआ उसमें, वहीं सबके लिए बंद हो गई थी क्लास। तो अब क्या करेंगे, जब अलजेब्रा वाली क्लास कल होगी आपकी शाम को, तो वहीं उसी सवाल से दोबारा शुरू करेंगे, तो कुछ छूटा नहीं है तुम्हारा। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो कुछ छूटा नहीं है आपका उस दिन, सबके लिए बंद हो गई थी, मेरे लिए भी बंद हो गई थी। ओके, अच्छा ये फेल बाई होना चाहिए। चलो अंशुमन की बात मान लो कि ये फेल बाई होता है, तो इसको बाई कर लो, यहां कर लो, बचत 60% हो गई। ठीक है, ऐसे कर लो। अब सॉल्व कर लेना, इसको ट्राई कर लेना, है ना? तो वो जो सवाल था वो होगा, परेशान मत हो, वो सबके लिए बंद हो गई थी क्लास। और कुछ? सब बढ़िया, सुंदर। चलिए अब जाओ घर, मस्ती से करो रिवीजन, कल सुबह आना है 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे सुबह आ जाना प्लीज। कल 8 बजे शुरुआत करते हैं अगले सप्ताह की, और कोशिश यही है कि हर वीक का जो टारगेट है यार वो पूरा करना है। मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो यही चल रही है कि जो टारगेट है वो मिस नहीं होना चाहिए। सैटरडे संडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि ना यूज़ करें एक्स्ट्रा क्लास के लिए, बट जब भी फॉल होगा थोड़ा बहुत भी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके मेक श्योर करेंगे कि वो चीज़ हो जाए। अच्छा, होमवर्क का पर्पस देखिए क्या है कि होमवर्क आपको मिलेगा चैप्टर खत्म होने के बाद। हमने यहाँ डिस्कशन कर दिया, अब आपको होमवर्क मिल जाएगा कल। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस कल मिल जाएंगे परसेंटेजेस के, वो आप ट्राई करना। कल हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। यस, ओके। क्लास नोट्स पीडीएफ का इशू बात करने पर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। देखिए एक काम आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको लग रहा है सॉल्व नहीं हो रही है या टीम उस पर टाइमली एक्शन नहीं ले रही है, एक छोटा सा काम आप मेरे लिए कर दो। आप इस पे एक ईमेल करके एक टिकट नंबर ले लो। देखो व्हाट्सएप चैट्स क्या होती हैं कि वो हमारे मॉनिटरिंग प्रोसेस में वो इंटीग्रेटेड नहीं है ना। व्हाट्सएप इज व्हाट्सएप चैट, टीम देखती है, बट अगर मिस हो जाता होगा तो मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है उसका। आप इस पे ईमेल करो, एक ईमेल करोगे तो आपको एक टिकट नंबर मिलेगा, टिकट नंबर मिलेगा, और वो टिकट नंबर के साथ आप मुझे बताओ कि हाँ ये मेरा टिकट नंबर है, इतना टाइम हो गया इन्होंने हमारा क्वेरी रिजॉल्व नहीं किया है, फिर मैं बात करता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी रिकॉर्ड होगा कि इस बच्चे ने टिकट रेस किया, ये उसका टिकट नंबर है, 48 घंटे हो गए या इतने घंटे हो गए, उसका इशू क्यों नहीं सॉल्व हुआ। ठीक, तो आप मुझे टिकट नंबर्स दो, आप टिकट रेस करो, 24 घंटे वेट करो। अगर 24 घंटे में आपको रिजोल्यूशन नहीं मिलता है या कोई कम्युनिकेशन नहीं करती है टीम, उन्होंने आपको ये भी नहीं बताया कि टाइम क्यों लग रहा है आपकी क्वेरी को सॉल्व होने में, तो फिर मैं हूं, फिर मैं सवाल पूछूंगा कि ये टिकट नंबर बताओ क्यों नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, तो कृपया करके आप एक काम कर दो कि ये info@examo.com पे एक मेल करके टिकट नंबर ले लिया करो। वो आपके लिए एक रिकॉर्ड है, वो आपके लिए एक नंबर है जो आप मुझे बता देना बस। ठीक है, मॉक स्टार्ट कर दें कल से, बिल्कुल लगाओ, मॉक से तो डरो ही मत यार, करो, नंबर कम आएगा ना, आने दो, करो मॉक, शुरू कर दो। मन है तो रोको मत अपने आप को, हफ्ते में कम मॉक्स दो, अभी 7 दिन मत दो, 2 मॉक्स से स्टार्ट करो, 2 मॉक दो कम से कम, अगर आपका मन है तो। वीकेंड वीकेंड में हमारी टीम में मॉक कराती है, 1 मॉक तो कम से कम दो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।